कि इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सियल लाइन। वायर की सेंट्रल लाइन से हम जितना भी सरफेस की तरफ बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। रीजन उसका, यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लास 12th के लिए एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और उसमें सेकंड एप्लीकेशन हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिक वायर या सिलिंड्रिकल वायर। इससे पहले थिन वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, यहाँ पे थिक वायर होने के कारण इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, आउटसाइड भी निकालेंगे। आउटसाइड का आंसर बिल्कुल सॉल्यूशन उसी तरह से होगा जैसे इससे पहले डेरिवेशन में हम थिन वायर का कर चुके हैं। उसके बाद सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड द सोलिनॉइड, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिक वायर, और सबसे पहले कर लेते हैं इसका आउटसाइड द वायर। तो ये मान लीजिए हमारा थिक वायर है, काफ़ी मोटाई का वायर है भाई। इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पे आउटसाइड मान लेते हैं कोई पॉइंट पी, जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। ये डिस्टेंस मान ली है हमने आर। तो करंट कैरिंग वायर से किसी आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज अगर हमें करना है, तो हम आर डिस्टेंस के जितने भी पॉइंट्स हैं चारों तरफ, उनको जोड़ते हुए एक क्लोज लूप कंसीडर करेंगे जिसे हम कहेंगे एम्पीरियन लूप, और इस एम्पीरियन लूप पे हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई मान लीजिए अलोंग टेंजेंट ये। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट भी हम ले लेते हैं, और उसको भी वेक्टर फॉर्म में लें तो उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी, क्योंकि वो एलिमेंट भी अलोंग टेंजेंट ही होगा। तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक सिंगल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड था जिसको हम यूनिट लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं, तो डीएल लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी और डीएल की प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू तो सेम डायरेक्शन में 0 आती है, इसलिए बी और डीएल की प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो हो नहीं सकती, इसलिए इस डीएल एलिमेंट का टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी डॉट डीएल। और ऐसे ऐसे सभी एलिमेंट्स का टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस क्लोज्ड पाथ के अलोंग जोड़ दें, यानी इंटीग्रल करके जोड़ दें, तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि उस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बी डॉट डीएल के लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो इस सिलिंड्रिकल वायर में जो करंट फ्लो हो रही है मान लीजिए आई, उसका μ0 टाइम्स आएगा। μ0 है इस मीडियम की परमिएबिलिटी जिसमें ये वायर हमने माना है, यानी वैक्यूम। तो देयरफॉर फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, ये डेरिवेशन पहले हो ही चुका है वैसे तो इससे पहले वीडियो में। तो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा μ0 टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग दिस क्लोज्ड लूप। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, बी डी एल और इनके बीच का एंगल जो भी था उसका कोस इक्वल टू μ0 आई। बी क्योंकि हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, सेम वैल्यू है बी की, क्योंकि सेम करंट है और सेम डिस्टेंस है हर एक इस सर्किल पे जो भी पॉइंट होगा, और स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम डिटरमाइन पहले भी कर चुके हैं, तो ये होता है μ0 आई अपॉन 2 पाई आर। करंट की वैल्यू सेम, आर की वैल्यू सेम, तो μ0 अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है ही, इसलिए बी की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम रही यानी कांस्टेंट हुई। तो इस कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकालते हैं और इंटीग्रल के अंदर रह जाता है डीएल, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब है ये जितने भी डीएल लेंथ के एलिमेंट हैं उन सबको हम इस अलोंग क्लोज्ड पाथ जोड़ेंगे, और जोड़ने का मतलब है ये टोटल लेंथ आ जाएगी सर्कुलर पाथ की, और सर्कुलर पाथ की टोटल लेंथ से मतलब है यहाँ पे सर्कमफेरेंस। तो इंटीग्रेशन करके आया हमारा एल, जो सर्कुलर पाथ की टोटल लेंथ आई, और यहाँ पे हम समझा देंगे कि एल की वैल्यू से मतलब है हमारा सर्कुलर पाथ की टोटल लेंथ यानी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो ये एल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो b इंटू 2 पाई आर हमारा आ जाएगा μ0 आई। तो इस तरह से b की वैल्यू हमारी आ जाती है μ0 आई अपॉन 2 पाई आर। ये वैल्यू हम पहले बायो-सेवर्ट लॉ से निकाल चुके हैं और इससे पहले डेरिवेशन में भी निकाल चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या शो कर रहा है ये कि b की वैल्यू r के रेस्पेक्ट में किस तरह से वेरी कर रही है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रही है।
बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। बाकी सब तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वायर की। अगर हम पी पॉइंट को आगे पीछे कहीं भी लेके करें तो करंट थोड़ी चेंज होगी, तो करंट भी कांस्टेंट हुई, μ0/2π भी कांस्टेंट हुआ, तो बी का वेरिएशन आर के साथ हुआ तो 1/r के अकॉर्डिंग। यानी डिस्टेंस बढ़ेगी तो फील्ड वीक होगा, डिस्टेंस घटेगी तो फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर सरफेस पे ही हम आ गए, इसका अगर सेकंड पार्ट हम करें एट द सरफेस, तो सरफेस पे तो इस पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट की डिस्टेंस r जो है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो r इक्वल टू कैपिटल R इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे b की वैल्यू आ जाएगी μ0I/2πr। बस ये देखने की बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर के किसी पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग ही होगा, क्योंकि r की वैल्यू घटते घटते सरफेस पे ये वैल्यू कुछ बढ़ के आएगी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो आया वो बाहर वाले पॉइंट का से ज़्यादा आएगा काफ़ी। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इनसाइड द वायर। अगर ये हमारा पॉइंट वायर के अंदर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे किस रिलेशन से मिलेगा हमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब ले लेते हैं थर्ड पार्ट इसका, इनसाइड द वायर। तो थोड़ा डायग्राम में चेंज कर लेता हूँ। तो मान लीजिए वायर के इनसाइड r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो सेम प्रोसेस हम करेंगे कि r डिस्टेंस के जितने भी पॉइंट हैं उन सबको जोड़ते हुए हम एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे। मान लीजिए अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है B जो अलोंग द टेंजेंट होना ही है, और इस पे छोटा सा एलिमेंट उसी तरह से कंसीडर करेंगे dl। अगर दोनों हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो ये एलिमेंट भी हमारा अलोंग द टेंजेंट होगा और उन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा हमारा 0। उसी तरह से एक एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B.dl, और पूरे क्लोज पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल लेंगे तो B.dl का लाइन इंटीग्रल जो आएगा परमिएबिलिटी टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग दिस लूप। अब यहाँ पे उस करंट पे विचार करना है कि वो करंट की वैल्यू क्या ली जाए। क्यों? क्योंकि इस वायर के पूरे वॉल्यूम में करंट पास हो रही थी। मान लीजिए ये डिफरेंट पार्ट्स की हम करंट दिखाएं, इन सभी का टोटल करंट आई था। तो अब कुछ करंट्स तो इसके लूप के बाहर को पास हो रही हैं, ये देखिए। तो लूप के अंदर जो करंट पास हुई है अब वो इस टोटल करंट आई से कुछ कम है, तो उसे मान लेते हैं हम आई डैश। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको। तो ये हमारा पहले थर्ड पार्ट का हेडिंग पूरा कर लेता हूँ, इनसाइड द वायर। अब इन द डायग्राम P is the point at distance r inside the wire. Here we see that the Amperian loop passing through P the current threading the Amperian loop through point P is less than current I। जो सिलिंड्रिकल वायर में करंट आई थी, इस एम्पीरियन लूप में तो उससे कुछ कम करंट पास हो रही है, क्योंकि कुछ करंट साइड से निकल रही है। तो लेट दिस करंट इज ए आई डैश। और ये भी हमें दिख रहा है कि वायर सॉलिड है, तो इसके अंदर जो हम एयर या वैक्यूम मान रहे थे पहले, वो वायर के अंदर वो मीडियम भी नहीं है,
तो हम अब परमिएबिलिटी के नाम पे म्यू जीरो भी नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम म्यू परमिएबिलिटी यहाँ पे लेंगे। तो अगर इस एम्पीरियन लूप के लिए मैं एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा? देयरफॉर फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये आ जाएगा मेरा म्यू टाइम्स ऑफ करंट आई डैश, नॉट म्यू जीरो, बिकॉज इनसाइड देयर इज नो वैक्यूम एंड ऑल्सो द नेट करंट थ्रेडिंग दिस लूप इज लेस देन आई लेट, और इसको हम आई डैश मान चुके हैं। यहाँ हमें बता भी देना चाहिए कि आई डैश इज लेस देन आई। तो पहले लेफ्ट साइड को सोल्व कर लेते हैं, इसकी डॉट प्रोडक्ट खोल लेते हैं। ये हो जाएगा बी डी एल, बीच का एंगल इनका जीरो था तो कोस जीरो, तो म्यू आई डैश, बी को कांस्टेंट है बाहर लिया, डी एल का इंटीग्रेशन किया और कोस जीरो की वैल्यू 1, राइट साइड हमारी वही म्यू आई डैश, डी एल का इंटीग्रेशन वही एल आ जाएगा, बी इंटू एल, तो म्यू आई डैश, एल का मतलब वही कि इस एम्पीरियल लूप की टोटल लेंथ यानी 2 पाई आर, तो हियर एल इक्वल टू 2 पाई आर। तो बी की वैल्यू आती है हमारी म्यू आई डैश अपॉन 2 पाई आर। अब आई डैश हमें अपनी तरफ से हमने कंसीडर किया था, हमें आंसर देना है जो सिलेंडर की करंट है उसकी टर्म में, क्योंकि आई डैश की वैल्यू अगर मैं पी को थोड़ा दूर ले लेता हूँ तो मेरी आई डैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसके अंदर थ्रेडिंग करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और थोड़ा सरफेस के पास लेता हूँ तो करंट और बढ़ जाएगी, तो फिर आई डैश की वैल्यू तो पता नहीं कितनी हो जाएंगी, तो उसकी टर्म में देना ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि करंट की आई की टर्म में अपना आंसर दिया जाए, तो उसके लिए फिर आई डैश की वैल्यू को आई की टर्म में निकालते हैं, और वो निकल सकता है करंट डेंसिटी हम अगर यूज करें, क्योंकि करंट डेंसिटी इस वायर में हर जगह यूनिफॉर्म है। तो जब करंट आई लेंगे तो इस एरिया से डिवाइड कर देंगे, टोटल एरिया से, टोटल करंट है तो टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे, करंट डेंसिटी आती है, करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उससे डिवाइड करते हैं तब करंट डेंसिटी आ जाती है, आप जानते हैं। तो बिकॉज करंट डेंसिटी ऑफ द वायर is the same at each point, in the wire, तो therefore I करंट ली है तो टोटल सरफेस और टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और आई डैश करंट ली है तो फिर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा पाई और स्मॉल आर रेडियस लेते हुए पाई आर स्क्वायर, तो ये करंट डेंसिटी दोनों बराबर होनी चाहिए, पाई से पाई कैंसिल करते हैं तो आई डैश की वैल्यू आ जाती है हमारी आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आई डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हुए अगर इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई डैश की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 बी इक्वल टू आ जाता है हमारा म्यू अपॉन 2 पाई आर, और आई डैश की वैल्यू रखते हैं ये आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आर से एक पावर कट जाएगी, तो नेट आंसर हमारा आता है म्यू आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और ये आर लिख लेते हैं लास्ट में। ये इसलिए कि इससे पहले सारी क्वांटिटी हैं कांस्टेंट, केवल आर को हम आगे पीछे जहाँ भी लेंगे आर की वैल्यू चेंज होगी, इन सब में से कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए अगर इन सब को हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो बी का वेरिएशन इनसाइड द वायर आ जाता है इस रिलेशन के थ्रू, बी प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो इनसाइड द वायर एक अलग ही हमारा डेरिवेशन आया कि इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सियल लाइन। वायर की सेंट्रल लाइन से हम जितना भी सरफेस की तरफ बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जितना हम नज़दीक सरफेस के जाएंगे हमारा एम्पीरियल लूप उतना ही बड़ा होता जाएगा, उसमें हमारी करंट उतनी ही ज़्यादा एंक्लोज होती जाएगी, और करंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, तो जितनी ज़्यादा करंट हम एंक्लोज कर लेंगे लूप के अंदर उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और सरफेस तक जाते जाते वो मैक्सिमम हो जाना चाहिए। तो सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैक्सिमम हो जाना चाहिए,
क्योंकि सरफेस वाले पॉइंट पे अगर हम लूप खींचते हैं तो वो टोटल करंट को अपने अंदर एंक्लोज कर लेगा। आउटसाइड के लिए अब डिस्टेंस बढ़ने लगी है, लेकिन करंट की वैल्यू बढ़नी बंद हो गई है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हो जाता है। चलिए ये ग्राफ में भी अब आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद डिस्टेंस आर। तो ये तीनों पार्ट हमारे पास आ गए हैं। अब इनका हम ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफिकल एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि तीनों पार्ट के मैग्नेटिक फील्ड जो हमने निकाले हैं उनको ग्राफ से हम कैसे दिखाएं। तो चलिए फटाफट ग्राफ खींच लेते हैं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक की डिस्टेंस ओरिजिन से मान लेते हैं ये डिस्टेंस है वायर की रेडियस के इक्वल, यानी यहाँ से पहले अगर ये पार्ट है तो इस सिलेंडर के अंदर का पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर भी थोड़ा कंसीडर कर लूँ इस तरह से, मान लीजिए ये अपना सिलेंडर है, वो यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस हुई, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड था प्रोपोर्शनलिटी को शो करता हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस के साथ साथ, तो यानी ये पोर्शन हमारा शो कर रहा है बी प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस तक जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जैसे ही बाहर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी ये पोर्शन हमारा है बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, जो आउटसाइड द वायर हमने डेरिवेशन निकाला था। तो सरफेस तक आते आते मैक्सिमम हुआ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा हमारा ये हो गया था B = μ0I/2πr। चलिए, तो सरफेस तक आता है तो मैक्सिमम हुआ और उसके आगे फिर घटना शुरू होगा। इस तरह से हमारा ग्राफ ये आ जाता है। चाहो तो इस साइड भी ग्राफ को सिमेट्रिकली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलिनॉइड। सोलिनॉइड हम जानते हैं कि जब किसी वायर को बहुत सारे क्लोज टर्न में लपेट दिया जाए और इस तरह की एक शेप बन जाए, यानी जिसकी लेंथ जो है उसके डायमीटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं फिर सोलिनॉइड। कोई भी कंडक्टिंग वायर हो उसको इस तरह से हेलिकल फॉर्म में हम अरेंज कर दें। अगर इस डायग्राम को थोड़ा मैं और दूसरी तरह से बनाऊं, मान लीजिए किसी नॉन कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर हमने इन टर्न्स को लपेट दिया तो इस तरह की शेप आ सकती है। बैक साइड मान लीजिए हमें नहीं दिखाई दे रही, यहाँ से करंट इस वायर में एंटर हुई और इस तरह से करंट पास होती गई हर टर्न में। चारों तरफ वायर इस शेप में लिपटा हुआ है और किसी बॉडी पे लपेट के ऐसा दिखाई देगा सामने से। तो अगर सामने से मैं देखता हूँ करंट की डायरेक्शन तो मुझे क्लॉकवाइज दिखाई देती है, और हम जानते हैं जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखती है तो वो एंड होता है साउथ पोल। यहाँ भी कई बार बात हो चुकी है कि अगर करंट क्लॉकवाइज बह रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड से क्या देखते हैं, नहीं इनसाइड, अंदर की ओर। यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखिए, सेंटर की ओर वो अपनी उंगलियाँ फैलाइए तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ इनसाइड, सेंटर पे देखें। और राइट हैंड रूल दूसरी तरफ से ऐसे भी अप्लाई करते हैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अपने हाथ में इस तरह से पकड़ें कि अंगूठा हमारा करंट की डायरेक्शन में हो, तो घूमती हुई उंगलियाँ कंडक्टर को जिस तरह से पकड़ेंगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की होती है क्लोज लूप के रूप में। किसी एक पॉइंट पे देखना हो तो उस क्लोज लूप पे टेंजेंट डाल दीजिए, और वो टेंजेंट राइट हैंड के अकॉर्डिंग हमारी हथेली का परपेंडिकुलर होता है, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस टाइम उस करंट लूप, उस मैग्नेटिक फील्ड लूप पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सामने से देखने पे हमें क्लॉकवाइज ही दिखाई देगी डायरेक्शन, तो ये हमारा हुआ साउथ पोल। और इधर से सामने से खड़े होकर देखेंगे तो हमारा होगा नॉर्थ पोल। और ये हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल में एंटर करती हैं और नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, और इस तरह से क्लोज लूप बनाएंगी, इस तरह से बना सकते हैं।
और इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो स्ट्रेट लाइन होती हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती हैं, इस तरह से। और बहुत सारी लाइन दिखा सकते हैं यहाँ पे। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं सोलिनॉइड के बाहर और अंदर। हमें इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस डेरिवेशन में कि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अभी तक एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख गए, उसके सेंटर पे निकालना सीख गए, एक्सियल पोजीशन पे निकालना सीख गए, स्ट्रेट वायर का निकाला है। और अब जो है सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेशल केस है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ये तो मेन बात है ही। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि अगर मैं इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचूं, यहाँ भी, तो अगर मैं करंट कैरिंग जो लूप है ये जो इस तरह से है, पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन हमारी आ रही है इस तरह से, तो अगर मैं राइट हैंड में इसको पकड़ता हूँ तो घूमती हुई उंगलियाँ जो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी वो इस तरह से होगा, इस तरह से। दूसरा टर्न जो है पास में वो भी इस तरह से है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसी तरह से बनेगी, इस तरह से। अब ये समझाने का मकसद मेरा ये है कि जो पास के लूप्स हैं उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ इस हिस्से में देखिए, यहाँ पे एक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे को जाती हुई, दूसरी की ऊपर को आती हुई, यानी पास मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल करते हैं। तो किन्हीं दो टर्न्स के बीच में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस कैंसिलेशन के कारण बहुत वीक हो जाता है। जितने क्लोज होंगे उतना ही स्ट्रांगली कैंसिल करेंगे। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक हो जाएगा। डेरिवेशन में आगे हम इसको 0 लेने वाले हैं, क्योंकि इतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा कि उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इनसाइड अगर हम देखें तो हर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, और राइट हैंड रूल लगा के देखिए तो हर एक लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखिए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड उंगलियां फैलाइए तो डायरेक्शन वो आ जाएगी। तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज क्वाइट वीक। अब इसका करते हैं डेरिवेशन के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आनी क्या चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करते हैं, P, Q, R और ये S। एक रेक्टेंगुलर लूप इस तरह से कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ हम सर्कुलर फॉर्म में अपना लूप नहीं लेने वाले हैं। स्पेशल केस है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिया और मान लीजिए P से Q तक की लेंथ है हमारी L, ये काम आने वाली है डेरिवेशन में। इस लेंथ का हमें कोई रोल नहीं मिलने वाला, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसको नहीं कंसीडर करते। बस ये है कि अब की बार सारी की सारी चलिए, तो अब की बार हम सर्कुलर लूप की बजाय रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर रहे हैं, और इस रेक्टेंगुलर लूप के लिए हम वही एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। बस अब की बार इससे 4 पार्ट में अप्लाई हम करने वाले हैं। 4 पार्ट हो गए हैं, एक P से Q, Q से R, R से S और S से P। P से Q तक मैं देख रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, और मैं जो छोटा सा एलिमेंट लेने वाला हूँ DL वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड B और DL दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे अलोंग P एंड Q। यहाँ पे देखता हूँ तो एलिमेंट मेरा Q से R की तरफ होगा, DL इस तरह से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट साइड मेरे। तो अब DL वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन दोनों के बीच इस Q से R तक के पार्ट में थीटा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री बिटवीन B एंड DL। R से S में हमारा एलिमेंट ये छोटी सी लेंथ ये DL, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड मान के चले हैं बहुत वीक, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम लगभग 0 मान के चलेंगे। तो R से S तक जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम 0 कंसीडर करके चलेंगे। S से
P तक। उसी तरह से एलिमेंट लेंगे हम S से P की तरफ dl, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है हमारा राइट साइड की तरफ इधर को, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड और dl के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से अपने लूप को 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए हर एक पार्ट का अलग अलग B डॉट dl निकालेंगे और सबका टोटल करके हमारे पूरे एम्पीरियन लूप का B डॉट dl का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। लेट I इज द करंट इन ए गिवन टोरॉइड or solenoid, we consider an Amperian loop PQRS. Therefore, from Ampere circuital law, टोटल हमने क्लोज लूप का अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट इनकी डॉट प्रोडक्ट, तो वो हमारे 4 पार्ट में मिलने वाली है। ये क्लोज लूप का सिंबल तो ये हो गया कि पूरे क्लोज लूप का हमें करना है, और अब इस क्लोज लूप को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा P से Q तक का है, वहाँ तक हम इंटीग्रेशन करेंगे जो भी हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वहाँ B डॉट dl का P से Q तक का इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा Q से R तक का, जो भी B डॉट dl की वैल्यू आएगी एक एलिमेंट की, ऐसे ऐसे एलिमेंट जितने भी होंगे Q से R तक, उनको इंटीग्रेट करके जोड़ेंगे उनकी वैल्यू को। उसी तरह से R से S तक जो भी B डॉट dl की वैल्यू होगी, और उसी तरह से S से P तक। तो अब इनको अलग अलग एक बार देख लेते हैं। पहले P टू Q की वैल्यू निकालते हैं, समझाना पड़ेगा, बिकॉज P से Q जो B डॉट dl की वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो है हमारा P से Q B dl cos 0। अलोंग P Q B और dl दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों के बीच का एंगल 0 है, इसलिए हमने cos 0 रखा। तो ये वैल्यू हमारी आ गई P से Q B इंटू dl। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है सोलेनॉइड के अंदर, तो B कांस्टेंट हुआ, B को हम बाहर लेंगे, और इंटीग्रेशन हमारा आ गया P टू Q और dl, और P से Q तक की लेंथ हमने मान रखी है, देखिए L, तो इंटीग्रेशन जो dl का आया वो ये टोटल लेंथ आ गई L, तो B इंटू L। ये तो हमारा पहला पार्ट आ गया इसकी वैल्यू। अब देखते हैं Q टू R, इंटीग्रेशन Q टू R B डॉट dl। यहाँ पे हम देख रहे हैं Q टू R में मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है, और dl एलिमेंट Q से R की तरफ इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल वहाँ पे 90 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है। तो Q से R का B डॉट dl की वैल्यू हम लिखेंगे B dl cos 90, जो कि आ जाएगा 0। उसके बाद R से S को ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा। R से S B डॉट dl हमारा क्या आ रहा है, क्योंकि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज क्वाइट वीक, तो हम B की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 0 डॉट dl, यानी ये वैल्यू ऐसे 0 आ गई। अब बचा हमारा S से P, यहाँ कर रहा हूँ, S टू P हमारा क्या हो गया B डॉट dl S से P, तो B अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड dl फ्रॉम S टू P, इस डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो B dl cos 90 की वैल्यू 0 होने के कारण ये भी 0, यानी बाकी तीनों पार्ट तो 0 हो गए, ये भी, ये निकाल के दिखा दिए तीनों पार्ट, और फर्स्ट पार्ट बचा था केवल जिसकी वैल्यू आई हमारी B इंटू L। तो अब अगर इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह के चलता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, लेफ्ट साइड हमारी क्लोज्ड इंटीग्रल और B डॉट dl, और राइट साइड हमारी पहले पार्ट का आया हमारा वैल्यू B इंटू L, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये सब हो गए थे 0। एम्पियर सर्किटल लॉ से इसकी वैल्यू हम जानते हैं होती है μ0 I। अब इसको थोड़ा
समझने की कोशिश करेंगे। मैं आगे का यहाँ से मिटा के आगे बढ़ रहा हूँ। सिंपल है बिल्कुल, ज़्यादा इतनी भारी बात नहीं है। देखिए अब तो यहाँ तक हम आ गए हैं इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड लूप बी डॉट डी एल, इसकी वैल्यू आ गई है हमारी b इंटू एल। ये वो b वैल्यू है जो हमें निकालनी है। इस लेफ्ट साइड की वैल्यू हम एम्पियर सर्किट लॉ से जानते हैं कि परमिएबिलिटी टाइम्स द नेट करंट। अब ये नेट करंट जो इस लूप के अंदर है वो इस एल लेंथ में को पास हो रही है। एक टर्न ये, एक टर्न ये, एक टर्न ये, एक टर्न से, हर एक टर्न से आई करंट पास हो रही है। आई करंट ये पास हुई इसी लूप से, एम्पियन लूप से, आई करंट ये पास हुई, आई ये, आई ये। अब ये तो डायग्राम में दिखाई हुई है, पता नहीं संख्या कितनी है, बहुत क्लोज्ड हैं ये लूप्स, तो इनकी काउंटिंग पता नहीं कितनी हो सकती है, उसको हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हुए तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल पाएंगे कि अगर n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो l लेंथ में हो जाएंगे l इंटू एन टर्न्स, और एक टर्न में करंट फ्लो हो रही है I, तो ln टर्न्स में करंट हो जाएगी lni। वो टोटल करंट हम यहाँ म्यू जीरो के साथ यूज करेंगे। म्यू जीरो इसलिए कि सोलेनोइड के अंदर हम मान के चले हैं कि एयर है या वैक्यूम है, कोई दूसरा मीडियम इसके अंदर फिल नहीं कर रखा है। तो इसको करते हैं आगे। बिकॉज फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, इस पी क्यू आर एस क्लोज लूप के लिए तो आना चाहिए म्यू जीरो टाइम्स द नेट करंट। कौन सी नेट करंट? जो थ्रेड कर रही है दिस लूप। कौन सा लूप? पी क्यू आर एस, ये है वो लूप। अब इसके अंदर जो टोटल करंट बनती है वो निकाल लेते हैं। तो इफ़ स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स per unit length, then total turns in this loop PQRS ये हो जाएंगे L इंटू एन। और एक टर्न में करंट अगर I है तो इन टोटल टर्न्स में करंट कितनी हुई, तो देयरफॉर नेट करंट थ्रेडिंग दिस लूप हो जाएगी हमारी LNI। यहाँ गलती से म्यू जीरो इंटू स्मॉल आई नहीं करेंगे। स्मॉल आई तब करते जब इस लूप के अंदर केवल एक टर्न हमारा पास होता, तब आई करंट होती है हमारी। 2 टर्न हो जाते तो 2 आई लेते हम, 3 टर्न हो जाते तो 3 आई लेते। अब जितने भी करंट बनते हैं, टर्न बनते हैं, हमारे टर्न बने हैं LN, तो हमारी करंट हो गई LNI। वो हम नेट करंट की जगह रखेंगे। तो देयरफॉर जो हमारा बी डॉट डी एल की वैल्यू आई, यानी मैं इस लेफ्ट साइड की बात निकाल रहा हूँ, अभी लेफ्ट साइड की वैल्यू ये निकाल रहे हैं, तो ये हमारी आ गई म्यू जीरो के साथ हमने नेट करंट जो लिखी थी उसकी वैल्यू आ गई LNI। तो अब लेफ्ट साइड में यहाँ ये वैल्यू रखने वाले हैं। इसको इक्वेशन 2 कह के इसका रेफरेंस दे देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 बी डॉट डी एल की जगह रखा हमने म्यू जीरो LNI, और राइट साइड है हमारी B इंटू एल, तो L से L काट दीजिए। तो सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, बहुत ही सुंदर सा डेरिवेशन आया, म्यू जीरो NI। म्यू जीरो वैक्यूम, उसकी परमिएबिलिटी, N इस सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I करंट इन ईच टर्न। तो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। आउटसाइड वगैरह का सब जीरो हो ही गया था, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड दिस। यहाँ पे एक बात थोड़ा सा वैसे याद रख लेंगे, ये डेरिवेशन का पार्ट तो नहीं दिया गया, क्योंकि इनसाइड तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली सेपरेटेड हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ। लेकिन यहाँ किनारों पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हटनी शुरू हो गई हैं, इसलिए जब जो दूर होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। इसलिए किनारों पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस इनसाइड के मैग्नेटिक फील्ड का आधा होता है।
तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स इज म्यू 0 Ni/2, कहीं न्यूमेरिकल में काम आ जाता है। तो सोलिनॉइड का एक बढ़िया सा डेरिवेशन हुआ, एग्जाम में आया तो अच्छे मार्क्स आपको दिलवाएगा। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल, बढ़िया सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है ये, ए कॉपर वायर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 ओम पर मीटर इज यूज्ड टू वाइंड ए 500 टर्न्स सोलिनॉइड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। कोई सोलिनॉइड है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और उस पर 500 टर्न्स लपेटे गए हैं और सोलिनॉइड की लेंथ दे दी गई है 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक इस पे 500 टर्न्स लपेट दिए गए हैं। 2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस दे दी गई है, ये रेडियस हो गई 2 सेंटीमीटर। What would be the EMF of a battery which when connected across the solenoid would produce a magnetic field of 10⁻² टेस्ला। तो यहाँ पे जो इसमें करंट पास हुई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, वो जिस बैटरी से जो ली गई उस बैटरी का EMF पूछा गया है। जिस वायर में करंट पास हुई थी उसे करंट पास करने के लिए बैटरी तो चाहिएगी, तो उस बैटरी का EMF पूछा गया है कि उस करंट को फ्लो कराने वाली उस बैटरी का EMF क्या था। तो शुरू कर लेते हैं। सिंपल अपना माइंड में रखा कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो इस फॉर्मूले से ही। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या क्या गिवन है एक बार वो नोट कर लेते हैं। गिवन एक तो दिया गया है इस वायर का रेजिस्टेंस पर मीटर, ये दिया गया है हमें 0.02 ओम। उसके बाद रेडियस दी गई है सोलिनॉइड की, रेडियस R इक्वल टू मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बना लेते हैं, चलो मीटर। लेंथ दी गई है सोलिनॉइड की L 30 सेंटीमीटर, मीटर बना लिए इसके भी 10⁻² से मल्टीप्लाई किया। और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है सोलिनॉइड के अंदर उसकी वैल्यू दी गई है 10⁻² टेस्ला। ये हमें दिया है, न नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए, न हमें करंट दी गई। ये सब कुछ जो हमें डेटा दिया है हमें इसी से निकालना है इन सब की वैल्यू। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेंथ हमारी 30 सेंटीमीटर, टर्न हमारे 500, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो निकल जाएगी। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं हमें, टर्न्स भी लिख लेते हैं। टर्न्स, टोटल टर्न्स है हमारे 500 टर्न्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसे हम स्मॉल n बोल रहे हैं, वो 500 टर्न्स हैं और 30 सेंटीमीटर के हमने मीटर पहले ही बना लिए थे। MKS सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे सारी यूनिट तो ठीक रहेगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, एक 0 से 0 काट दीजिए और 10⁻² को ऊपर ले जाइए तो ऊपर हो जाता है 5000/3। ये हमारे स्मॉल n की वैल्यू आई, यूज कर लेंगे इसको बाद में। अब आता है करंट I की वैल्यू। I की वैल्यू कैसे हो सकती है? I होती है करंट टोटल EMF को अगर हम वायर के टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें। अब रेजिस्टेंस वायर का नहीं, हमें उसकी पर यूनिट लेंथ का दिया हुआ है। अगर हमें लेंथ हम निकाल लें, उस लेंथ को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल लेंथ का हमारा रेजिस्टेंस आ जाए, जिस रेजिस्टेंस से हम इस E को डिवाइड करके हम करंट I बना लें। अब उसकी टोटल लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 500 टर्न्स हैं और एक टर्न में कितनी लेंथ लगेगी उसके लिए हमें इसकी रेडियस दे रखी है। रेडियस से हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, एक टर्न में कितना वायर लगा वो आ जाएगा
फिर 500 से मल्टीप्लाई करके वायर की टोटल लेंथ बन जाएगी। तो बिकॉज रेडियस r इक्वल टू हमें ये दी हुई है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर इन ए सिंगल टर्न, एक टर्न में कितना वायर लगने वाला है वो लगेगा हमारी सरकमफेरेंस के बराबर। तो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ वायर इन 500 टर्न्स कितना हो जाएगा। तो जो एक टर्न की लेंथ आई है उसे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल लेंथ हमारी हो जाती है ये कितना हो गया 1000 पाई आर, आर की वैल्यू 0.02। अभी चलो वैल्यू कर लेते हैं, कितना हो गया 20 पाई, 20 पाई मीटर। ये हमारी टोटल लेंथ आ गई। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमारे पास है, इस टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ सकता है। तो मैं डायग्राम को हटा देता हूँ अभी। Therefore resistance of given wire R की वैल्यू आ जाती है 0.02 यूनिट लेंथ का था, और टोटल लेंथ हमारी आ गई है 20 पाई तो 0.4 पाई, इतने ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस ही आ गया। अब इस रेजिस्टेंस से अगर मैं ईएमएफ जो मैंने माना था ई, अभी चलिए इसको यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी इक्वल टू ई, तो देयरफॉर हमारी करंट की वैल्यू आ जाती है ई अपॉन 0.4 पाई। आई की वैल्यू निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा है। आई की वैल्यू ये आ गई, स्मॉल एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये आ गई थी 5000/3, तो दोनों की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। बी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें मिली हुई है, आगे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम बी इक्वल टू μ0 NI, बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिली 10⁻², μ0 की वैल्यू हम जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन की वैल्यू हमें पता है 5000/3, और आई की वैल्यू निकाल चुके हैं ई अपॉन 0.4 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं, या पाई ऐसा कर लेते हैं, पॉइंट हटा के ऊपर 10 बढ़ा लेते हैं, तो फिर 4 पाई से 4 पाई सीधा कैंसिल। और ई की वैल्यू, ई को दे रखिए, बाकी सबको इधर ले आइए। तो ई की वैल्यू अगर ऐसे निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, 10⁻⁻² के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, बाकी सब नीचे पहुंचेंगे, 5000 भी, 10⁻⁷ भी, और ये ई के साथ जो 10 दिखाई दे रहा है वो भी। सबको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करते हैं, 10⁻⁷ में ये एक 10 की पावर, ये एक जीरो ये जाएगी, 3 जीरो ये, 4 जीरो एडजस्ट हो गए, 10⁻³ तो ये बचती है। तो 10⁻² इंटू 3 नीचे हमारा बचता है 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 से 3 काट दीजिए 0.6 टाइम्स, और 10⁻³ ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, +1 बचेगी, 0.6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 वोल्ट आंसर ले लीजिए आराम से। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये हो गया। सिंपल फॉर्मूला तो ये था, लेकिन एन भी हमें अपने आप निकालना पड़ा, आई की वैल्यू भी अपने आप थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ी, और बहुत ही सुंदर आंसर आया 6 वोल्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे टोरॉइड। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।